Hello everyone. I hope all of you are safe and sound. So, and your preparation is going well for CLAT 2020. So here I am with the session on legal current affairs for session 2019 to 2020. इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे तीन मेजर लीगल डेवलपमेंट जो इस साल के अंदर हुए हैं. The three major legal developments are: first is CAA, that is Citizenship Amendment Act 2019. Second is RTI and PM CARES Fund and all the controversy regarding this. And third is Chinese app bans that government has undertaken and the law pertaining to it. So first we'll study CAA, Citizenship Amendment Act. So साल की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी रही है CAA. यहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, स्टूडेंट मार्च निकले जामिया के अंदर, AMU के अंदर, फिर JNU हो गया, हर कॉलेज में ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए हैं, हर तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं. अब समझना ये है कि व्हाई इज इट सो कंट्रोवर्शियल और इसके पीछे का लॉ क्या है. सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लैट 2020 के लिए. तो और अगर आप क्लैट नहीं भी लिख रहे हैं तो भी इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जैसे प्रोफेसर मुस्तफ़ा कहते हैं कि लॉ इज ऑलवेज प्रेजेंट, इट इज़ फ्रॉम क्रैडल टू योर ग्रेव. मतलब इंसान के पैदा होने से लेकर मरने तक लॉ हमेशा रहता है और इट इज़ अ ड्यूटी ऑन यू टू नो द लॉ. सो भी इसको एक्सप्लेन करते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है क्या, सिटीजनशिप को लेकर लॉ क्या है इंडिया के अंदर, और फिर ये कंट्रोवर्सी क्यों इरप्ट हो रहा है. तो सबसे पहले इस CAA को हम लोग समझने के लिए दो तीन पार्ट में डिवाइड करके समझते हैं. सबसे पहले समझते हैं कि सिटीजनशिप को लेके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है. सो आई विल शेयर माय स्क्रीन जहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम देखते हैं. ओके, सो जस्ट अ सेकेंड. सो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है. सो जैसा पता है हम लोगों को कि मेजर लॉ, सुप्रीम लॉ इंडिया के अंदर क्या है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन. 1950 के अंदर बना था, 1950 के अंदर इनैक्ट हुआ था. सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर हम पार्ट 2 खोलें, पार्ट 2 अगर हम खोलें तो पार्ट 2 पे हम देखेंगे यहाँ पे पार्ट 2 कवर करता है सिटीजनशिप को. अब पार्ट 2 के अंदर सेक्शन कौन कौन से आते हैं, आर्टिकल कौन कौन से आते हैं, आर्टिकल 5 to 11. आर्टिकल 5 से लेकर 11 सिटीजनशिप को लेकर बात करते हैं कि कौन सिटीजन होगा इंडिया का जब इंडिया आज़ाद हुआ है, फिर आगे चल के कैसे सिटीजनशिप बनेगी, आगे कौन इस रूल को चेंज कर सकता है. तो ये सारी चीज़ें हैं. तो हम सबसे पहले समझते हैं कि सिटीजनशिप को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 5. आर्टिकल 5 बात करता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सो आर्टिकल 5 क्या बोलता है कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हो रहा है, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आ रहा है, दैट इज 26 जनवरी 1950, इस टाइम पर सिटीजनशिप कैसे डिटरमाइन होगी. तो ये क्या कहता है कि एवरी पर्सन, सिंस ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक इंडिया में सिटीजनशिप थे नहीं, कौन सिटीजन है कौन सिटीजन नहीं है ये डिटरमाइन कर नहीं सकते थे. ये बात कर रहा है एवरी सिटीजन कि हर पर्सन जो कि हु वाज बोर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया में पैदा हुआ है, या फिर ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स वाज बोर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, या तो उसके पेरेंट्स दोनों में से कोई एक पेरेंट इंडिया के अंदर पैदा हुआ इंडियन टेरिटरी में, या फिर हु हैज बीन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग सच कमेंसमेंट. सो ये कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होने से 5 साल पहले से वो इंसान अगर रह रहा है तो शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. तो तीन चीजें आर्टिकल 5 के अंदर में कि या तो वो पैदा हुआ इंडियन टेरिटरी के अंदर, या फिर उसके माँ बाप में से कोई एक, पेरेंट्स में से कोई एक पैदा हुआ इंडियन टेरिटरी के अंदर, या फिर थर्ड कि आप ये कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होने से 5 साल पहले से इंडियन टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं. ओके, क्लियर है. सो नेक्स्ट, सिटीजनशिप क्या कहता है, आर्टिकल 6 है राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान. तो अपनी आज़ादी 1947 के अंदर प्लेन आज़ादी तो थी नहीं, सिंपल आज़ादी तो थी नहीं उस समय. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने इंडिया को दो पार्ट में बांट दिया था, टू नेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग, कि एक इंडिया होगा एक पाकिस्तान होगा. तो सिटीजनशिप को लेके काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है. उस समय लार्ज स्केल पर माइग्रेशन हुआ कि अगर पाकिस्तान में मुस्लिम मेजॉरिटी है तो उधर से सिख और हिंदू बहुत सारे इंडिया आए, फिर इंडियन टेरिटरी से बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तान गए. तो इस समय सिटीजनशिप डिटरमाइन करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड था. तो व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन
इलेबोरेटली डील्स विद दिस पार्ट की अगर कोई बंदा पाकिस्तान से इंडिया आया है तो उसका सिटीजनशिप कैसे डिटरमाइन होगा, या फिर कोई इंसान इंडिया से पाकिस्तान चला गया है तो उसकी सिटीजनशिप और उसके राइट्स क्या होंगे इंडिया के अंदर में। ठीक है, तो अब देखते हैं आर्टिकल 6 क्या बोलता है। अ पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान shall be deemed to be citizen of India if so एक इंसान जो कि पाकिस्तान के टेरिटरी से इंडिया के टेरिटरी में माइग्रेट हुआ है वो कब सिटीजन बन सकता है। ही और either of his parents or any of his grandparents was born in India as defined in Government of India Act 1935। तो या तो वो या फिर उसके कोई एक पेरेंट माँ या बाप में से या फिर उसके कोई एक ग्रैंड पेरेंट अगर इंडियन टेरिटरी में पैदा हुए। इंडियन टेरिटरी किस हिसाब से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो वो पार्ट वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर इंडियन टेरिटरी इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश मिलाकर सब होता था। तो आप कहीं भी नहीं पैदा हुए हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स पैदा हुए हैं और आप बस चले आए हैं इंडियन टेरिटरी के अंदर तो आप इंडियन सिटीजन हो जाएंगे। सेकंड क्या है, बी आर्टिकल 6 बी के अंदर पहला पार्ट कहता है इन केस वेयर सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड बिफोर 19th डे ऑफ जुलाई 1948। सो अब आर्टिकल बी के अंदर दो पार्ट है कि आप अगर 19 जुलाई 1948 के पहले आ गए हैं और दूसरा पार्ट है कि आप 19 जुलाई 1948 के बाद आ गए हैं। तो क्या कहता है, ही हैज बीन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन। तो अगर आप 19 जुलाई के पहले आ गए, 19 जुलाई 1948 के पहले, और आप वहाँ पे रह रहे हैं उसके बाद से, तो आप सिटीजन हैं। अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं, कट ऑफ डेट वो रहा, पहला कट ऑफ डेट ये था, तो 19 जुलाई के बाद आए हैं तो आपको रजिस्टर कराना होगा। कैसे रजिस्टर, एंड हैज बीन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय एन ऑफिसर अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ विद द गवर्नमेंट ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया। सो आप अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा, अपना एप्लीकेशन देना होगा। वहाँ पर ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए थे और वो सिटीजन आपकी वहाँ पर डिटरमाइन हो जाएगी कि आप सिटीजन हो गए इंडिया के अंदर। ओके, और इसके अंदर एक और क्लॉज है कि no person shall be registered unless he has been resident in the territory of India for at least 6 months immediately preceding the date of his application। तो आप अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं तो आपको कम से कम 6 महीना उस दौरान आपको कंट्री में रहना होगा, इंडियन टेरिटरी के अंदर रहना होगा, तभी आप एप्लीकेशन कर सकते थे। सेवेंथ आर्टिकल, मूविंग फॉरवर्ड टू सेवेंथ आर्टिकल। आर्टिकल 7 क्या बोलता है, राइट ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। जो इंसान पाकिस्तान चले गए इंडिया से उठ के, उनकी सिटीजनशिप को क्या होगा। जो भी पाकिस्तान के टेरिटरी में चले गए हैं, इसमें बेसिकली ये कहा गया है दे विल लूज देयर इंडियन सिटीजनशिप, दे विल नॉट बी इंडियन सिटीजन इन केस ऑफ, अगर वो वापस आते हैं कि आफ्टर हैविंग सो माइग्रेटेड टू द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान हैज रिटर्न टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर परमिट फॉर रीसेटलमेंट। तो अगर आप एक बार पाकिस्तान चले गए, आपको लगा कि नहीं भाई मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ, यहाँ सिचुएशन ठीक नहीं है, यहाँ पे लोग ठीक नहीं है, मेरे साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप वैसे में अगर इंडिया वापस आ गए तो आपको एक परमिट फॉर रीसेटलमेंट चाहिए। एक परमिट ऑफ रीसेटलमेंट वहाँ पे लॉ के अंदर मिलता था, और वो अगर आपने एक्वायर कर लिया है तो यू विल बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट। काफी क्लियर है। एट्थ आर्टिकल क्या बोलता है, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो इंडिया, कुछ लोग अब हो गया कि इंडिया, कुछ लोग ऐसे भी तो हो सकते हैं कि हमने अब हम अपने बात कर दी कि कुछ लोग पाकिस्तान चले गए हैं, कुछ लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान चले आए हैं, तो उन लोगों की सिटीजनशिप तो हमने बता दी है। अब कुछ लोग ऐसे भी तो हो सकते हैं जो इंडिया पाकिस्तान ना हो के कहीं और किसी दूसरे देश में उस टाइम पर, तो उनकी सिटीजनशिप कैसे डिटरमाइन होगी। ये क्या बोलता है कि एनी पर्सन हु और ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स और एनी ऑफ हुज ग्रैंड पेरेंट्स was born in India as defined by the Government of India Act 1935। 1935 के अकॉर्डिंग इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश किसी भी इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के किसी भी पार्ट में अगर आप या फिर आपके पेरेंट्स में से कोई एक या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई एक पैदा हुए हैं, तो आपको क्या करना होगा, उस जिस कंट्री में आप रह रहे हैं वहाँ पर आपको एम्बेसी के अंदर जाके आपको एक एप्लीकेशन देना होगा एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अंदर, एंड यू विल बी रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया।
Ninth is person voluntarily acquiring citizenship of foreign state not to be citizen, राइट. सो इंडिया के अंदर पॉलिसी क्या है, इंडिया डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता. डुअल सिटीजनशिप मतलब कि आप दो देशों की नागरिकता नहीं ले सकते हैं. यू कैन टेक सिटीजनशिप ऑफ टू नेशंस. सो द मोमेंट यू अक्वायर, इफ यू आर अ इंडियन सिटीजन एंड यू द मोमेंट यू अक्वायर अ सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, your Indian citizenship automatically be revoked. So Article 9 says that we don't need Article 10 for the purpose, and Article 11 is most important right now for the purpose of discussion of CAA. तो CAA के पर्पस के अंदर अगर हम देखें तो आर्टिकल 11 क्या बोलता है, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ. तो अब बात ये हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टर्स ने तो सिटीजनशिप बना दी कि कॉन्स्टिट्यूशन जब कमेंस हो रहा है, जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन जब फोर्स में आ रहा है, संविधान जब चालू हो रहा है 1950 26 अप्रैल की, उस टाइम पर सिटीजनशिप कौन होंगे इंडिया के अंदर. लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जो उस समय रहे हैं सिटीजन आगे और कोई सिटीजन नहीं जो आएगा इंडिया में, कोई सिटीजन और कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो इंडिया का सिटीजन बनना चाहता है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा नहीं होगा जिसने अपनी सिटीजनशिप छोड़नी होगी. तो इन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑप्शन दिया है कि पार्लियामेंट जो होगी, पार्लियामेंट के पास पावर होगी कि सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी लॉ है पार्लियामेंट बना सकता है, कि डिटरमाइन कर सकता है कि कौन सिटीजन होंगे, या फिर कोई अगर बाहर इंसान सिटीजन बनना चाहता है तो हाउ विल दैट बी डिटरमाइंड, व्हाट विल द क्राइटेरियाज. तो ये पावर है पार्लियामेंट की कि दे कैन मेक द लॉ पर्टेनिंग टू सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. अब इस पावर को यूज करते हुए इंडियन पार्लियामेंट ने क्या किया 1955 में. तो अब हम दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं इस CAA के डिस्कशन के अंदर. दूसरा पार्ट है इट इज सिटीजनशिप एक्ट 1955. ये तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बात क्या हुई कि अब गवर्नमेंट ने बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशन तो हो रखा है, तो अब आगे की चीज़ें कैसे डिटरमाइन करेंगे कि आगे कौन सिटीजन होगा, फिर किस तरीके से हम वो क्या क्राइटेरियाज होंगे जिसके अंदर हम नए सिटीजन लेंगे, इनटेक करेंगे. तो उस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए गवर्नमेंट ने पास किया, पार्लियामेंट ने पास किया क्या, सिटीजनशिप एक्ट 1955. अब जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है 2019 के अंदर, दैट इज एन अमेंडमेंट टू दिस एक्ट. इस एक्ट के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और ये कंट्रोवर्सी का रीजन बना हुआ है. क्या क्या चेंजेस हुए हैं, सो इसमें बताया आर्टिकल सेक्शन 2 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 में डिफाइन करे गए हैं. सेक्शन 2 जनरली किसी भी लॉ का, किसी भी एक्ट का अगर उठाओगे तो जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम दैट गिव्स डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म्स यूज्ड इन दैट एक्ट. तो इलीगल माइग्रेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2B के अंदर, सेक्शन 2(1)(b) के अंदर. इलीगल माइग्रेंट बेसिकली लॉ सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये कहता था कि बहुत सारे प्रोसेस थे जिसके अंदर के नए लोग सिटीजन बन सकते थे इंडिया के, बट अगर वो इलीगल माइग्रेंट हैं तो दे कैन नॉट बिकम इंडियन सिटीजन. तो इसके अंदर इलीगल माइग्रेंट की डेफिनेशन दी गई थी. ठीक है, सेक्शन अब हम इसको लिए चलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर. तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया कि सेक्शन 2A जो है उसमें एक क्लॉज B के अंदर एक और पार्ट प्रोवाइजो ऐड किया जाएगा. प्रोवाइजो होता है एक्सेप्शन टू एनी लॉ, एनी पर्टिकुलर सेक्शन का कोई एक्सेप्शन होता है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोवाइजो. अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट, बी केयरफुल, अब हम यहाँ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे आ गए हैं. ये क्या बोलता है कि एनी पर्सन बिलोंगिंग टू, कुछ कम्युनिटीज दिए गए हैं कि इन सारे धर्म के कुछ कोई भी लोग, कौन कौन से धर्म हैं, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, इन सारे मजहब के लोग कमिंग फ्रॉम कहाँ से, किस किस देश से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान. तो ये कम्युनिटी के लोग इफ कमिंग फ्रॉम दीज कंट्रीज हैव एंटर्ड इन इंडिया ऑन विच डेट 31 दिसंबर 2014. अब ये एक्ट लागू होने वाला था 2020 के बिगिनिंग से, तो ये 5 साल का टाइम है कि आपने अगर इस एक्ट के शुरू कमेंस होने से 5 साल पहले आप अगर आ गए हैं और आप हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी या क्रिश्चियन है एंड यू हैव कम फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, तो you shall not be treated as illegal migrant for the purpose of this act. तो आप illegal migrant
ऐसे हैं, लेकिन आपके लिए एक एक्सेप्शन क्रिएट किया गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो पहला पार्ट क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। पहला पार्ट क्लियर है कि बेसिकली किया क्या गया, सबसे पहला काम किया गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कि जो हिंदू, सिख, पारसी, बुद्ध, ईसाई, जैन, इन 3 देशों से इंडिया के अंदर आ गए हैं 2014 के पहले, तो उनको इलीगल माइग्रेंट नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं आप, वो इलीगल माइग्रेंट नहीं रहे इस एक्ट के बाद। नेक्स्ट अमेंडमेंट क्या किया गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, दैट इज टू सेक्शन 6 के अंदर चेंज किया गया है। तो अब इससे पहले हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का सेक्शन 6 और सेक्शन 5 देखते हैं। अब सेक्शन 5 और 6 बात करते हैं दो प्रोसेस की। अब दो प्रोसेसेस, इन दोनों के अंदर दो प्रोसेसेस सिटीजनशिप अक्वायर कर सकते हैं। तो क्या है, पहला सेक्शन 5 क्या बात करता है, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडिया का सिटीजन बन सकते हैं। अब उसके लिए कुछ कुछ क्राइटेरिया दिया गया है, लेकिन उसके बाद एक कहा गया है बात कि यू शैल नॉट बी एन इलीगल माइग्रेंट। इसके अंदर आपको बाय रजिस्ट्रेशन टू अक्वायर सिटीजनशिप अंडर रजिस्ट्रेशन यू शैल नॉट बी एन इलीगल माइग्रेंट। तो अगर आप इलीगल माइग्रेंट हैं तो आप बाय रजिस्ट्रेशन आप सिटीजन नहीं बन सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू सेक्शन 6, सेक्शन 6 में भी कहा गया है कि सेक्शन 6 में प्रोवाइड करा गया है कि आप नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजन बन सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा, बट आप नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजन बन सकते हैं। उसके अंदर कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं कि आपको ये क्राइटेरिया फुलफिल करने होंगे, तब जाके आप सिटीजन बन सकते हैं इंडिया के। तो उसमें भी एक प्रोवाइजो है कि आप नॉट बीइंग एन इलीगल माइग्रेंट, इफ यू आर एन इलीगल माइग्रेंट तो यू विल नॉट बिकम सिटीजन बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है। अब क्लियर है यहाँ पे कि क्या किया गया गवर्नमेंट के थ्रू कि किसी इंसान को डिक्लेयर किया गया कि जो जो जिस कम्युनिटी को गवर्नमेंट चाहती थी कि इनको इलीगल माइग्रेंट नहीं डिक्लेयर करें, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान बिफोर 31st डे ऑफ दिसंबर 2014। ये 3 क्राइटेरिया हैं, ये 3 क्राइटेरिया आपने सेटिस्फाई किया तो आप इलीगल माइग्रेंट नहीं होंगे। और इसका डायरेक्ट मतलब ये होगा कि आप बाय नेचुरलाइजेशन और बाय रजिस्ट्रेशन आप इंडिया के सिटीजन बनने के हकदार हो सकते हैं, आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं सेक्शन 6 में। कहा गया है सेक्शन 6 के अंदर जो कि आप नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजन कब बन सकते हैं, तो उसकी क्राइटेरिया 3rd शेड्यूल के अंदर दी गई है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के 3rd शेड्यूल में। अब 3rd शेड्यूल में दिया गया है क्वालिफिकेशन फॉर नेचुरलाइजेशन, ठीक है। इसमें दिया गया है एक क्वालिफिकेशन है कि आपको जब आप नेचुरलाइजेशन के लिए जब आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, जब आप नेचुरलाइजेशन के एलिजिबल हो रहे हैं, तो उससे पहले वाले 14 साल के अंदर आपको 11 साल देश के अंदर रहना होता है, ठीक है। मतलब बेसिकली आपके लिए कि आप नेचुरलाइजेशन के लिए आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप इंडिया के अंदर आके आपको 11 साल रहना होगा वहाँ पे इंडिया के अंदर, और उसके बाद आप नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजन बन सकते हैं। ये कहा गया सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर में। अब इसमें अब मेजर अमेंडमेंट किया गया है इसके अंदर। मेजर अमेंडमेंट क्या है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंदर में, कि 3rd शेड्यूल को लेके क्या अमेंडमेंट किया गया है। यहाँ पे देखो 3rd शेड्यूल प्रिंसिपल एक्ट क्लॉज डी के अंदर ये प्रोवाइजो ऐड करा गया है। प्रोवाइजो क्या, प्रोवाइडेड दैट पर्सन बिलोंगिंग टू सेम हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी, ये सेम कम्युनिटी कमिंग फ्रॉम कहाँ से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। एंड थर्ड, तो उनके लिए जो अग्रीगेट पीरियड 11 ईयर्स का था उसको चेंज करके यहाँ क्या किया गया है, इट विल बी नॉट लेस देन 5 ईयर्स। इट विल बी नॉट लेस देन 5 ईयर्स, यानी कि अगर आप जो पहले 11 साल का टाइम लिमिट था, तो 11 साल का कट ऑफ था, वो आपको 5 साल कर दिया गया है। तो किस किस लिए के लिए, तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, एक बार फिर से क्लियर करते हैं। अगर आप हिंदू हैं, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी या फिर क्रिश्चियन, कहाँ कहाँ से आना है, दूसरा क्राइटेरिया है देश, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान। तो आपके लिए 5 साल अगर आप इंडिया के अंदर रहते हैं, इफ़ यू आर रेफ्यूजी, वहाँ से आप आए हैं और आप 5 साल इंडिया में रहते हैं, तो आप हो जाएंगे इंडिया के सिटीजन, बन सकते हैं नेचुरलाइजेशन के थ्रू। अब ये चीज़ हमारा क्लियर हो गया है कि लॉ के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो इस पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या कॉन्ट्रोवर्सीज हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि सबसे पहला तो डेफिनेशन चेंज किया गया इलीगल माइग्रेंट्स का, कि ये सारे लोग जो हैं इन 3 देशों से आ रहे हैं तो वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होंगे।
अब इलीगल माइग्रेंट नहीं होंगे, इसका मतलब कि ये लोग नेचुरलाइजेशन के थ्रू और रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं। अब नेचुरलाइजेशन की क्राइटेरिया, इसके बाद थर्ड चेंज जो मेजर था इट इज नेचुरलाइजेशन की क्राइटेरिया। नेचुरलाइजेशन की क्राइटेरिया पहले थी कि आपको 11 साल रहना होगा इंडिया के अंदर में, वो चेंज करके कर दिया गया है कि आपको इंडिया के अंदर में 5 साल रहना होगा। सो ये मेजर चेंजेस हैं। अब इसको लेके सबसे बड़ा चैलेंज जो आ रहा है, लीगल चैलेंज आ रहा है, प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, अब समझते हैं। तो इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 डिटरमाइन करता है क्या, फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 के अंदर आर्टिकल 14 इज राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी इज अ फंडामेंटल राइट। तो राइट टू इक्वालिटी क्या बोलता है, बहुत सारे फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो कि केवल सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं, but right to equality article 14 is available to any person. If you read here, the state shall not deny to any person. Any person मतलब कि आप इंडिया के सिटीजन है, पाकिस्तान के सिटीजन है, बांग्लादेश के सिटीजन है, या फिर अमेरिका के सिटीजन है, आपके पास इंडिया के अंदर ये राइट अवेलेबल है, दैट इज राइट टू इक्वालिटी। अब बात हो रही है कि ये राइट टू, लोग कह रहे हैं, देयर इज चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट आल्सो इस एक्ट को लेके कि दिस इज वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी एंड देयरफॉर इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो क्यों कहा जा रहा है, तो इसमें कहा जा रहा है कि आपने कुछ 5-6 कम्युनिटीज को बेनिफिट किया है, और इसके अलावा जो कम्युनिटीज हैं, जो रिलीजन के लोग हैं, जो धर्म के लोग हैं, आपने उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कमिट किया है। तो मेन प्रॉब्लम क्या पे आ रहा है कि ये 3 जो नेशंस हैं वो मुस्लिम डोमिनेटेड नेशन है, मुस्लिम मेजॉरिटी नेशंस हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि आपने एक लॉ ऐसा बनाया है जिसके थ्रू आप मुसलमानों के खिलाफ इनडायरेक्टली डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ आप भेदभाव कर रहे हैं। तो ये मेजर रीजन है, और इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है कि आप आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहे हैं एंड देयरफॉर दिस लॉ शुड बी स्ट्रक डाउन, या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट शुड बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो देखते हैं, अभी इस पे डिसीजन तो आया नहीं है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके।